हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपीपीएसएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एक नई सीरीज के बारे में, जो कि है एग्जाम बिफोर एग्जाम। आप जानते हैं कि एग्जाम में आपको काफी समय मिल चुका है। अब एग्जाम की प्रिपरेशन का लेवल क्या है, इसको आप एनालाइज जरूर करिएगा, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप बेटर स्कोर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब एग्जाम में भी आप बेटर स्कोर करेंगे। तो पूरी कोशिश करिएगा। यहाँ पर जो एग्जाम का लेवल मैंने रखा है, बिल्कुल वही लेवल है जो एग्जाम में क्वेश्चंस का रहेगा। यहाँ पर आपको बढ़िया स्कोर करना है। 50 में से कितना स्कोर किया, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज है इस सेशन का डे 1। आइए चलिए देखते हैं और एनालिसिस करते हैं कि इतनी मेहनत से जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, काफी सारी चीजें सीखी हैं, काफी सारी चीजें आप लोगों ने डेली बेसिस पर रिवाइज भी की हैं, लेकिन क्या जो हमारा रिवीजन है या जिस ट्रैक पर हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो ट्रैक सही है? इसी को आज के सेशन में हम लोग बढ़िया तरीके से एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, एग्जाम बिफोर एग्जाम के सेशन के लिए तैयार हो जाइए। सीट बेल्ट लगा लीजिए ताकि इस सेशन में आप बेटर स्कोर कर पाए। हैव अ लुक। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि कई सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर क्या पढ़ें, कैसे रिवीजन करें। तो बस जितना हमने आपको इस पार्टिकुलर कोर्स में करवा दिया है, इसी को ही आपको करना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना। यानी यहाँ पर अराउंड 90 प्लस वीडियोस हमने आपको प्रोवाइड करी हैं। इन्हीं वीडियोस को बार बार देखना है, पीडीएफ की मदद से रिवाइज करना है। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट जो आपको दिए हैं, उन्हीं मॉक टेस्ट को बार बार लगा के देखना है। और तब तक लगाना है जब तक आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर मॉक टेस्ट में ना करने लगे। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? उन क्वेश्चंस को बार बार लगाना, उन क्वेश्चंस को तब तक लगाना जब तक आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम में वही कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाएगा जो डेली बेसिस पर अपनी पढ़ाई को जारी रखेगा। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हम लोग छोड़ देते हैं पढ़ाई, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ते का गैप ले लेते हैं। अगर आप गैप लेके पढ़ते हैं तो याद रखिए, फिर आप जीरो लेवल से पढ़ेंगे, क्योंकि पुराना पढ़ा हुआ आप भूल जाते हैं, है ना। फिर आपको लगता है पता नहीं एग्जाम में हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेली बेसिस पर आपका रिवीजन बहुत जरूरी है। याद रखिएगा सभी कैंडिडेट्स, जितना भी स्टफ हमने दिया है ये मोर देन सफिशिएंट है, और सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है। वो कैंडिडेट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं इस पार्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिए, 10 से 15 दिन कंप्लीट कंप्यूटर को दीजिए, और कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एक कॉन्फिडेंस फील होगा आपको कि हाँ, ये बेस्ट कोर्स था और अब इसकी मदद से एग्जाम को हम क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए गाइस, किसी भी कंफ्यूजन के लिए दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को आप इंस्टॉल करिएगा iOS स्टोर पर या गूगल प्ले स्टोर पर, और फिर इस बैच से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए शानदार तरीके से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो बेस्ट 50 क्वेश्चंस सचिन सर लेकर आए हैं वो कैसे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which shortcut key is used to open the incognito mode in Google Chrome? Google Chrome में इनकॉग्निटो मोड को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज होता है? फटाफट बताइए मुझे। विंडोज शिफ्ट एन, कंट्रोल ऑल्ट एन, कंट्रोल टैब एन, या कंट्रोल शिफ्ट एन? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही। आप जानते हैं कि इनकॉग्निटो मोड के द्वारा हमारी हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती। सेफ ब्राउजिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एन। मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है गाइस? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग अवेलेबल एट इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर बनाते समय बहुत सारी बग्स आ जाती हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इन बग को रिमूव करने के लिए इंटरनेट पर कुछ है, और ये क्या अवेलेबल है ये आपको बताना है। वर्जन, एड ऑन,
डीबग या पैच? तो क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, एंड द राइट आंसर इज पैचेस। इंटरनेट पर अवेलेबल हैं पैचेस जिसकी मदद से हम उन बग्स को रिकवर कर पाते हैं, रिपेयर कर पाते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन दी सेल रेंज A1:B3 of an MS Excel worksheet? MS Excel वर्कशीट की सेल रेंज A1:B3 में कितने सेल मौजूद हैं? तो हम जानते हैं कि यहां पर कॉलम्स कितने हैं, ए और बी, रोज कितनी गिवन है, 1 2 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2s are 6, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 6। कितना आसान हो जाता है जब आप चीजों को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हैं, जब आप चीजों को बार बार रिवीजन करते हैं तो आपको लगता है कि क्वेश्चंस का लेवल कितना आसान है। लेकिन यही अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आपको यही क्वेश्चंस का लेवल टफ लगने लगता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू। हम जानते हैं कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर ये तीनों ही हमारे डीबगर होते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का इस्तेमाल हाई लेवल लैंग्वेज में किया जाता है, जबकि असेंबलर का इस्तेमाल लो लेवल लैंग्वेज में किया जाता है। तो कंपाइलर कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को किसमें? एंड द आंसर इज ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड। यही आंसर दिया होगा आप लोगों ने। तो आंसर या तो बनेगा ऑब्जेक्ट कोड, लेकिन अगर ऑप्शन में ऑब्जेक्ट कोड नहीं है तो आंसर बन जाएगा मशीन कोड। क्लियर है? नेक्स्ट, इन विंडोज 10 या 11 ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट हैपन व्हेन शिफ्ट की इज प्रेस्ड 5 टाइम्स? विंडोज 10 और 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है जब शिफ्ट की कुंजी को या की को 5 बार लगातार दबाया जाता है? बताइए, कैप्स लॉक बिकम परमानेंट, सेंटर क्लिक ऑफ माउस इज सिमुलेटेड, स्टिकी कीज आर इनेबल, या स्क्रॉल व्हील ऑफ माउस बिकम ऑपरेशनल? बिल्कुल सही, जब हम 5 बार शिफ्ट की को प्रेस करते हैं तो स्टिकी कीज इनेबल हो जाती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, स्टिकी कीज आर इनेबल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, in MS PowerPoint 2019, which shortcut key is used to show or hide the grid? MS PowerPoint 2019 में ग्रिड को दिखाने या छिपाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? हम जानते हैं कि पावर पॉइंट MS एक्सेल में कई सारी ग्रिड्स होती हैं, कई सारे रोज और कॉलम्स होती हैं। उनको शो करने के लिए या हाइड करने के लिए शिफ्ट प्लस F9 का इस्तेमाल किया जाता है। So the correct answer is shift plus F9. Very good. Next question, guys. Attempt to gain or change IP address or DNS is called? IP एड्रेस या DNS हासिल करने या बदलने की कोशिश क्या कहलाती है? स्निफिंग, स्पूफिंग, फिशिंग या स्पूलिंग? कई बार इस क्वेश्चन को हम आपको बता चुके हैं और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि अगर हमें आईपी एड्रेस बदलना है या हमें डीएनएस चेंज करना है, डोमेन नेम सिस्टम चेंज करना है, तो इसको करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसे क्या बोलेंगे? एंड द करेक्ट आंसर इज स्पूफिंग। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट वन। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन लैंग्वेज? पाइथन भाषा में क्लास के अंदर मेथड क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो मेथड इनसाइड द क्लास क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट, फंक्शन, एट्रीब्यूट या आर्गुमेंट? तो पाइथन में मेथड को हम लोग फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। मेथड कह लीजिए, फंक्शन कह लीजिए, ये दोनों सिमिलर टर्म्स होते हैं। तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? फंक्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following feature in MS Excel lets you to record a sequence of keystroke and play them again when required? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आपको की स्ट्रोक्स के अनुक्रम को रिकॉर्ड करने और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें फिर से चलाने की सुविधा देती है? फॉर्मेट पेंटर, मैक्रोस, पाइवट टेबल या रैप टेक्स्ट?
हम जानते हैं एमएस वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में, इन सभी में हम लोग को एक फीचर मिलता है जिसका नाम है मैक्रोस। विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से इसको बनाया जाता है, इसको डेवलप किया जाता है। तो मैक्रोस क्या करता है कि जो भी काम है, जो रेपिटेटिव काम है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है, और जब भी हम उसको प्ले करना चाहें किसी भी प्लेटफॉर्म में, जब हम चाहें तो हम उसको प्ले कर सकते हैं, है ना, पॉज कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है मैक्रोस। नेक्स्ट, a local or restricted communication network created for private network is known as। निजी नेटवर्क के लिए बनाए गए एक स्थानीय या प्रतिबंधित संचार नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। और क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्वेश्चन में दिया हुआ है लोकल या रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन। हम जानते हैं कि एक कैंपस के अंदर जो कम्युनिकेशन होगी वो लोकल और रेस्ट्रिक्टेड होगी, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉइज कर पा रहे होंगे। तो वो नेटवर्क जिसका इस्तेमाल एम्प्लॉइज करते हैं उन्हें इंट्रानेट के नाम से जाना जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ सिमिलर प्रोटोकॉल इज कॉल्ड। समान प्रोटोकॉल के नेटवर्क को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या होगा करेक्ट आंसर? जब भी क्वेश्चन में सिमिलर प्रोटोकॉल मिलेगा तो आंसर ब्रिज होगा, और जब भी क्वेश्चन में डिफरेंट प्रोटोकॉल मिलेगा तो आंसर गेटवे हो जाएगा। ये बात हमने आपको कई बार बताई है। तो सिमिलर प्रोटोकॉल के केस में आंसर क्या बनेगा? ब्रिज। विच ऑफ द फॉलोइंग वेब सर्वर इज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वेब सर्वर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया है? आईआईएस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, फैब्रिक, अपाचे टॉमकैट या कोडियम। हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ही फेमस वेब सर्वर है जिसका नाम है आईआईएस, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो आई होप अभी तक आप लोगों ने बढ़िया तरीके से आंसर्स दिए होंगे, कर पा रहे हैं ना आंसर्स? वेरी गुड। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। पहले ग्राफिकल वेब ब्राउजर का नाम बताइए। इंटरनेट एक्सप्लोरर, www, मोसैक या फायरफॉक्स। हम जानते हैं पहला ब्राउजर www है, जिसे नेक्सस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? मोसैक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, that is Mosaic. Next, in MS Word, which shortcut key is used to remove the paragraph formatting? MS Word में पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो अगर हमें पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को ही रिमूव करना है तो हम किसका यूज करते हैं बताइएगा? कंट्रोल पी, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल जी या कंट्रोल क्यू? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करते हैं पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को स्वाहा करने के लिए, मींस हटाने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस क्यू। डैश कैन मैनेज द होल प्रिंटिंग प्रोसेस। डैश पूरी छपाई प्रक्रिया का प्रबंधन कर सकता है। जब भी हम प्रिंट करते हैं कई सारे पेजेस को एक साथ, तो उसको मैनेज करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जहां पर हर एक प्रिंट एक क्यू में लग जाता है, तो क्यू में लगने के प्रोसेस को या मैनेज करने के प्रोसेस को प्रिंटिंग के, इसे क्या बोलते हैं? स्पूलिंग, स्निफिंग, स्पूफिंग या फॉर्मेटिंग? बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज स्पूलिंग। प्रिंटिंग प्रोसेस को मैनेज करना स्पूलिंग होता है, और स्पूलिंग ये डिसाइड करता है कि किसके प्रिंट आउट को पहले निकालें, किसके प्रिंट आउट को बाद में निकालें। ये पूरी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, और इस मैनेजमेंट के प्रोसेस को स्पूलिंग के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, प्राइवेट हॉटस्पॉट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। निजी हॉटस्पॉट को डैश भी कहा जाता है। तो आप मोबाइल की मदद से हॉटस्पॉट बना लेते हैं, और जब आप मोबाइल की मदद से एक वाईफाई नेटवर्क, एक हॉटस्पॉट डेवलप करते हैं, तो इसे बोला जाता है टीथरिंग। सो द करेक्ट आंसर इज टीथरिंग। क्लियर है? मोबाइल में आप लोग ने देखा होगा टीथरिंग के नाम से, कई बार सेटिंग्स में जाते हैं, टीथरिंग ऑन करनी पड़ती है, राइट?
Dash views gives you a view of your slides in thumbnail form. डैश व्यू आपको थंबनेल फॉर्म में अपनी स्लाइड्स का व्यू देता है। एमएस पावर पॉइंट में आप जानते हैं कि कई सारे तरीके के व्यूज होते हैं, जहां प्रेजेंटेशन व्यूज होते हैं, मास्टर व्यूज होते हैं। तो 5+3 टोटल 8 तरीके के व्यूज हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर हम जानते हैं कि अगर स्लाइड्स को थंबनेल के फॉर्म में देखना है तो बेस्ट तरीका है स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये हमें रीअरेंज करने की भी फंक्शनैलिटी देता है, थंबनेल फॉर्म में भी हम देख सकते हैं। तो दैट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय केन थॉमसन इन 1970। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को 1970 में केन थॉमसन द्वारा विकसित किया गया था। बताइए ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लाइनेक्स, विंडोज, मैक या यूनिक्स? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो जिसको 1970s में केन थॉमसन के द्वारा डेवलप किया गया। और ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका एडवांस्ड फॉर्म है लाइनेक्स। तो यूनिक्स को ही एडवांस्ड करके क्या किया गया? लाइनेक्स किया गया। नेक्स्ट, फॉन्ट साइज ऑफ H6 हेडिंग एलिमेंट इज डैश पिक्सल। हम जानते हैं HTML में जो हेडिंग के साइजेस हैं वो H1 से लेकर H6 तक है। तो H6 जो हेडिंग एलिमेंट है, इसका जो फॉन्ट साइज है बाय डिफॉल्ट वो कितना है? 13.28 पिक्सल, 16 पिक्सल, 24 पिक्सल या 10.72 पिक्सल? एंड द करेक्ट आंसर इज 10.72 पिक्सल। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और हर बार रिपीट होता है कि H6 का कितना है पिक्सल, कितना साइज है पिक्सल्स में? तो आंसर बनेगा 10.72 पिक्सल। इन मैग्नेटिक डिस्क, जब हम मैग्नेटिक डिस्क की बात करते हैं तो इसका मतलब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के बारे में। तो इन मैग्नेटिक डिस्क द टाइम टेकन बाय द रीड राइट हेड टू मूव टू द स्पेसिफिक ट्रैक इज नोन एज। चुंबकीय डिस्क में रीड राइट हेड द्वारा निर्देशित ट्रैक पर जाने में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? तो रीड और राइट करने में जो लगा समय है, इसको बोला जाता है सीक टाइम। क्या बोलते हैं गाइस? सीक टाइम। जबकि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करने में जो लगा समय है, इसको बोलते हैं लेटेंसी टाइम। तो अगर क्वेश्चन में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होगा तो आंसर बन जाएगा लेटेंसी टाइम, लेकिन रीड और राइट होगा तो आंसर बनेगा सीक टाइम। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट इज फोकस ऑन वेबसाइट। हम जानते हैं कि किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं या 3 मेन इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं जिसकी मदद से हम लोग वेबसाइट को डेवलप करते हैं। कौन कौन सी? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट, जिसमें जावास्क्रिप्ट जो है वो वेबसाइट के बिहेवियर को डिसाइड करती है। सो द करेक्ट आंसर इज बिहेवियर। नेक्स्ट, व्हाइल बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू। ये क्वेश्चन कई बार मैं आपको बता चुका हूं, कई बार एग्जाम में भी पूछते हैं, लेकिन फिर भी कैंडिडेट इस क्वेश्चन का आंसर अक्सर गलत देते हैं। तो आपने सही दिया या गलत, एक बार देखिएगा। बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू, कह रहा है बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर लोड होता है? रोम में, हार्ड डिस्क में, रैम में या कैशे में? एंड द करेक्ट आंसर इज रैम। जब भी हम कंप्यूटर को बूट करते हैं यानी ऑन करते हैं, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर लोड होता है उस मेमोरी को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट, आई मैप इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ईमेल में यूज होने वाली प्रोटोकॉल है आई मैप। यूजेस पोर्ट नंबर, ये किस पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करती है ये आपको बताना है। बताइए गाइस, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल किस पोर्ट नंबर का उपयोग करती है? 140, 141, 142 या 143? एंड द करेक्ट आंसर इज 143 पोर्ट नंबर का यूज करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट। नेक्स्ट,
मैक एड्रेस इज रिटन इन विच फॉर्मेट? हम जानते हैं कि आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, इंटरनेट पर एड्रेस को यही बोला जाता है। मैक एड्रेस की अगर हम बात करें तो ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है। मैक एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल या हेक्साडेसिमल? एंड द करेक्ट आंसर इज हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है मैक एड्रेस। नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल वायर्स आर देयर इन एन यूटीपी केबल? एक यूटीपी केबल में कुल कितने तार होते हैं गाइस, बताइएगा। 2, 4, 8 और 10? यूटीपी केबल, जिसको हम अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल भी बोलते हैं, और इसमें अगर तारों की संख्या की बात करें तो ये टोटल होती हैं आपकी 4, जो कि दो दो के पेयर में होती हैं। तो इसका मतलब टोटल 4 नहीं हुई, 4 टू जा 8 हुई। तो आंसर है 8 वायर्स आर देयर, है ना। आप देख सकते हैं ट्विस्ट होती हैं, होती 4 हैं लेकिन वो ट्विस्टेड फॉर्म में होती हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 8। द फोल्डर इन विच विंडोज इज इंस्टॉल्ड इज नोन एज? जिस फोल्डर में विंडो को इंस्टॉल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रूट फोल्डर, विन रूट, सिस्टम रूट या सिस्टम 32? बताइएगा। तो वो फोल्डर जिसमें विंडोज को हम इंस्टॉल करते हैं उस मेन फोल्डर को बोलते हैं रूट फोल्डर। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट वन। नेक्स्ट, which command in Linux is used to remove the files? Linux में किस कमांड का प्रयोग करके फाइलों को हटाने के लिए किया जाता है? तो Linux में फाइल्स को रिमूव करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं? rm, dm, erase या delete? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज rm command is used in Linux to remove the files. Next, which command in Linux is used to remove the directory? लाइनेक्स में डायरेक्टरी को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा कि लाइनेक्स में जब हम फाइल्स को रिमूव कर रहे थे तो आरएम कमांड की मदद से कर रहे थे, लेकिन अगर हमें डायरेक्टरी यानी फोल्डर को रिमूव करना होगा तो जो कमांड इस्तेमाल में लिया जाएगा वो होगा rmdir। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। फिर से एक बार देखिएगा, लाइनेक्स में फाइल्स को रिमूव करने के लिए rm कमांड और लाइनेक्स में डायरेक्टरीज को रिमूव करने के लिए rmdir कमांड। नेक्स्ट, which of the following view in PowerPoint 2021 is used to add the comments? पावर पॉइंट 2021 में निम्नलिखित में से किस दृश्य का उपयोग टिप्पणियों को जोड़ने के लिए किया जाता है? तो ऐड कमेंट, अगर हमें कुछ कमेंट्स को ऐड करना है पावर पॉइंट में तो हम किसकी मदद से करेंगे? स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, नोट्स पेज व्यू, नॉर्मल व्यू या नन ऑफ द अबव? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज नोट्स पेज व्यू। पावर पॉइंट में अगर हमें कमेंट ऐड करना है स्लाइड्स में तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? जो व्यू है दैट इज कॉल्ड नोट्स पेज व्यू। नेक्स्ट, एप्पल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड? एप्पल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, बताइए। पेजेस, नंबर्स, की नोट्स या विसी कैल्सी? एप्पल के द्वारा बनाया गया जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है इसे नंबर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, नंबर्स। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को की नोट्स बोलते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि किसको कीनोट बोलते हैं, किसको नंबर्स बोलते हैं, है ना। ये बहुत फेमस है पर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट, सेल एड्रेस $A4 इन अ फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल मींस? एमएस एक्सेल में एक सूत्र में सेल एड्रेस को $A4 का मतलब क्या है? बताइए, सोचिए जरा। हम लोग जानते हैं कि डॉलर का इस्तेमाल सेल रेफरेंसिंग में किया जाता है एमएस एक्सेल में, और सेल रेफरेंसिंग हमारी 3 तरीके की होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। जबकि डॉलर का साइन या तो रो के साथ में लगता है या कॉलम के साथ में। अगर ऐसा कोई केस देखा जाता है तो उसे मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग के नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि डॉलर का जो साइन है वो या तो रोज के साथ लगेगा या तो कॉलम्स के साथ में। किसी एक के साथ में अगर लगता है तो उसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नॉर्मल स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क की सामान्य गति कितनी होती है?
हम जानते हैं कि हार्ड डिस्क की स्पीड को आरपीएम में मेजर करते हैं, रेवोल्यूशंस पर मिनट में मेजर करते हैं, और हार्ड डिस्क की जो नॉर्मल स्पीड है वो 7200 आरपीएम होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, which one of the following rebooting is commonly occurred when the system of a computer is crashed? निम्नलिखित में से कौन सी रीबूटिंग आमतौर पर तब होती है जब कंप्यूटर का सिस्टम क्रैश हो जाता है। तो जब क्रैश होने का मतलब कि सिस्टम हैंग हो जाता है, कई बार स्विच ऑफ होके ऑन होता है, अपने आप ऑफ ऑन होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रीबूटिंग बोलते हैं। और इस तरीके की रीबूटिंग को रैंडम रीबूटिंग के नाम से जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज रैंडम रीबूटिंग। नेक्स्ट, डैश ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन। रन टाइम पर लाइन दर लाइन प्रोग्राम का अनुवाद और निष्पादन करता है कौन? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर या लोडर? तो हम जानते हैं कि अगर क्वेश्चन में लाइन बाय लाइन आएगा तो आंसर इंटरप्रेटर होगा, और अगर ऑल एट वंस आएगा, एक साथ आएगा, तो कंपाइलर होगा। कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम को डीबग करता है एक साथ, ऑल एट वंस, जबकि इंटरप्रेटर किसी भी प्रोग्राम को डीबग करता है लाइन बाय लाइन कैटेगरी में। वेरी गुड। नेक्स्ट, इट इज द फ्री एंड ओपन सोर्स वेब ब्राउजर मेनली डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय गूगल। यह एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स वेब ब्राउजर प्रोजेक्ट है जिसे मुख्य रूप से गूगल द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया गया है। बताइए, ओपन सोर्स वेब ब्राउजर की कैटेगरी में हम जानते हैं एक तो मोजिला फायरफॉक्स है, लेकिन इसको गूगल ने डेवलप नहीं किया है। तो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है क्या? क्रोमियम। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज गूगल क्रोम का क्रोमियम, जो कि ओपन सोर्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, और इसमें हम बदलाव भी कर सकते हैं। इसके कोड में हम मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस भी कर सकते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, which of the following shortcut is used to open a new tab in a web browser? निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग वेब ब्राउजर में नया टैब खोलने के लिए किया जाता है? तो ब्राउजर्स में हम कई सारे टैब ओपन कर सकते हैं और टैब को बंद भी कर सकते हैं। टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की होगी वो क्या होगी? कंट्रोल प्लस टी, और बंद करेंगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के नाम से। तो ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस टी का इस्तेमाल, और साइमल्टेनियस क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विच टैग इज यूज्ड टू डिफाइन अ लाइन ब्रेक? लाइन ब्रेक को परिभाषित करने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है? तो HTML में टैग्स के थ्रू ही हम किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हैं। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, मार्क्यू करना है, टेबल्स डिफाइन करनी है, तो इन सब के लिए हम लोग टैग का यूज करते हैं, है ना। कई सारे तरीके के टैग होते हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, सिंगलटन टैग, है ना, सो मेनी टाइप्स ऑफ टैग्स। तो हम जानते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए BR टैग का यूज होता है ना, दैट इज द करेक्ट वन, BR टैग। नेक्स्ट, in MS Word 2021, which tab is used to insert the footnote? MS Word 2021 में फुटनोट डालने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? मेलिंग्स, रेफरेंसेस, रिव्यू या व्यू? बिल्कुल, एंड दी करेक्ट आंसर इज, हम जानते हैं जब भी हम फुटनोट की बात करते हैं तो इंसर्ट फुटनोट का ऑप्शन हमें कहां मिलता है? रेफरेंसेस में मिलता है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट वन। नेक्स्ट, in IP address 192.168.1.255, 255 is assigned as IP address। ये जो पर्टिकुलर IP एड्रेस आपको दिया हुआ है 192.168.1.255, इसमें 255 क्या है? डिवाइस एड्रेस, ऑटोमेटिकली असाइंड नेटवर्क एड्रेस, गेटवे एड्रेस या ब्रॉडकास्ट एड्रेस? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस। 255 जो लास्ट में दिया गया है इसे हम क्या डिफाइन करेंगे? ब्रॉडकास्ट एड्रेस में डिफाइन करेंगे।
नेक्स्ट, द कंटेंट ऑफ EPROM इज इरेज्ड बाय यूजिंग, EPROM के कंटेंट को किसके प्रयोग से मिटाया जाता है? हम लोग जानते हैं बेसिकली जो रोम होती है वो तीन तरीके की होती है। एक रोम जिसको हम पी रोम बोलते हैं, दूसरा ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक और भी रोम होती है जिसका नाम है मास्क रोम। तो टोटल वैसे चार होती है, लेकिन मेन तरीके की जो रोम है वो तीन ही है। ईपी रोम में जो कंटेंट को इरेज किया जाता है वो किसकी मदद से किया जाता है? यूवी रेस की मदद से, अल्ट्रा वायलेट रेस की मदद से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, फिजिकल एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कंप्यूटर में भौतिक पते को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम जानते हैं कंप्यूटर में फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जबकि लॉजिकल एड्रेस को आईपी एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो लॉजिकल एड्रेस होगा तो आईपी एड्रेस होगा, फिजिकल एड्रेस होगा तो मैक एड्रेस होगा। नेक्स्ट, काउंट फंक्शन, ये काउंट फंक्शन आपको दिया हुआ है 568 कॉमा AN0WN, रिटर्न इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में इसका आउटपुट क्या आएगा जरा मुझे बताइएगा। हम जानते हैं कि एक्सेल में जो काउंट फंक्शन होता है वो नंबर्स को रिटर्न करता है, और यहां पर नंबर्स कितने गिवन हैं काउंट कर लीजिए और आंसर दे दीजिए। तो नंबर्स हैं 5, 6, 8, 0 और 9, मींस 5 नंबर्स यहां पर गिवन है, 5 डिजिट्स यहां पर गिवन है। सो द करेक्ट आंसर इज 5, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट वन। नेक्स्ट, विच लेयर प्रोवाइड्स द सर्विस टू यूजर, कौन सी परत उपयोगकर्ता को सेवाएं प्रदान करती है? हम जानते हैं, और OSI मॉडल और TCP IP मॉडल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन आएगा जरूर, और कई सारे क्वेश्चन आते हैं OSI मॉडल से, TCP IP मॉडल से, नेटवर्किंग डिवाइसेस से, IP एड्रेस से, मैक एड्रेस से, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बताइए, तो सर्विसेज टू द यूजर, जब भी हम यूजर को सर्विस देने की बात करते हैं तो OSI मॉडल की कौन सी लेयर गाइस? 7th लेयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करे, और 7th लेयर है एप्लीकेशन लेयर। दैट इज द करेक्ट आंसर। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, ये सारी एप्लीकेशन लेयर में यूज होने वाली प्रोटोकॉल्स हैं। नेक्स्ट, द ट्रांसफर बिटवीन CPU एंड कैशेस, CPU और कैश मेमोरी के बीच में जो ट्रांसफर होता है उसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक ट्रांसफर, वर्ड ट्रांसफर, सेट ट्रांसफर, या एसोसिएटिव ट्रांसफर? CPU यानी प्रोसेसर, कैश मेमोरी मींस सेकंड फास्टेस्ट मेमोरी, इन दोनों के बीच में जो डेटा का ट्रांसफर होगा उसे बोलते हैं वर्ड ट्रांसफर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, वर्ड ट्रांसफर। नेक्स्ट, the software substituted for hardware and stored in ROM, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए प्रतिस्थापित किया गया है और रोम में संग्रहित किया गया है, इसे क्या बोलेंगे? हम लोग जानते हैं कि रोम में यूज होने वाले इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? द इंस्ट्रक्शंस विच आर यूज्ड इन रोम, द इंस्ट्रक्शंस विच आर स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड व्हाट? तो रोम में यूज होने वाले इंस्ट्रक्शंस को हम फर्मवेयर के नाम से जानते हैं, है ना, बहुत आसान है। फर्मवेयर क्या है? बेसिकली एक ऐसी डिवाइस जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बनी है, उसे हम बोलते हैं फर्मवेयर, और रोम में यूज होने वाले इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर के नाम से ही जानते हैं। दैट इज द करेक्ट वन। A mistake in an algorithm that generates incorrect result or output is called, कह रहा है बताइएगा, एल्गोरिथम में गलती जो गलत परिणाम या आउटपुट उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती है? तो एल्गोरिथम में होने वाली जो मिस्टेक्स हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, कंपाइल टाइम एरर, या प्रोसीजरल एरर? बिल्कुल सही, एंड द आंसर इज लॉजिकल एरर। अगर एल्गोरिथम हमारी गलत होगी तो 101% डैम श्योर है कि जो रिजल्ट आएगा वो भी गलत होगा। तो इस तरीके की एरर को बोलते हैं लॉजिकल एरर।
द डैश कमांड इज यूज्ड टू टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू होस्ट। होस्ट का मतलब होता है सर्वर। किस कमांड का उपयोग दो अलग अलग होस्ट या दो अलग अलग सर्वर के बीच कनेक्टिविटी का परीक्षण करने के लिए किया जाता है? बताइए। नेटवर्क सही आ रहा है या नहीं आ रहा, स्पीड परफेक्ट आ रही है या नहीं आ रही, नेटवर्क में प्रॉब्लम कहां पर है, एनआईसी कार्ड में प्रॉब्लम है या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में प्रॉब्लम है, इन सबको चेक करने के लिए पिंग कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज पिंग। नेक्स्ट, which language is preferred for IoT analytics? IoT वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में से भी आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मल्टीमीडिया है, आईओटी है। बताइए, आईओटी एनालिटिक्स के लिए कौन सी भाषा को प्राथमिकता दी जाती है? तो जितनी भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बेसिस पर जो हम लोग डिजाइन करते हैं वो किस लैंग्वेज में डिजाइन करते हैं? सी प्लस प्लस, पाइथन, एचटीएमएल या पीएचपी? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज पाइथन। तभी तो पाइथन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि आईओटी को हम डिजाइन करते हैं। आईओटी में जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको डिजाइनिंग करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग का ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पाइथन भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेक्स्ट, व्हाट डज सीजीआई स्टैंड्स फॉर इन आईओटी? आईओटी में सीजीआई का क्या अर्थ है? कॉमन गेटवे इंटरेस्ट, कॉमन गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेट इंटरफेरेंस या कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी? क्या होगा आंसर? आईओटी में सीजीआई का मतलब होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्या होता है गाइस? गेटवे, कॉमन गेटवे इंटरफेस। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ गेटवे इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी? आईओटी के स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में गेटवे की क्या भूमिका है? तो आईओटी में गेटवे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसका सबसे जो मेन रोल है वो क्या है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करना, या डेटा को कलेक्ट करना या मैनेज करना डेटा को? तो आंसर है टू कलेक्ट दी डेटा। सेंसर जो डेटा देता है, आईओटी में डेटा देने का काम किसका है? सेंसर्स का। और उस डेटा को कलेक्ट करने का काम किसका है? गेटवे का, है ना? तो इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि सेंसर देता है और गेटवे कलेक्ट करता है। ठीक, समझ में आ गई गाइस? तो ये रहे आपके बेस्ट 50 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, सो मुझे ये पता चले कि आपकी इस समय जो एग्जामिनेशन का लेवल है वो कैसा है। सो आई होप कि आपने बहुत बढ़िया स्कोर किया होगा। यस, ये रहा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। होमवर्क का क्वेश्चन है, बताइए गाइस। विच एमंग द फॉलोइंग मेमोरीज इज यूज्ड इन डिजिटल कैमरा? निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग डिजिटल कैमरे में किया जाता है? वर्चुअल मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हम लोग जानते हैं कि डिजिटल कैमरे में जो मेमोरी लगती है उसको एसडी कार्ड बोलते हैं, है ना? अब ये हमने हिंट आपको दे दी है। अब एसडी कार्ड किस तरीके की मेमोरी है ये आपको बताना है। वर्चुअल है, फ्लैश है, मेन मेमोरी है या कैशे मेमोरी है ना? कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा हो तो एक बार लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में, और देखिएगा कि आपने कितना स्कोर किया और वो कितना स्कोर कर पाते हैं, है ना? चैलेंज लीजिएगा कि आप भी बताइए कि कितना स्कोर किया सर, राइट? बाकी अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, क्वेश्चन पढ़ तो बहुत लिए हैं, समझ बहुत लिया है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लग रहा है कि अगर पेपर का लेवल टफ आ गया तो क्या करेंगे? परेशान मत होइए। 10 से 15 दिन पूरे कंप्यूटर को दीजिए डेडिकेटेड। ये मत करिए कि 2 घंटे दे रहे हैं, 3 घंटे दे रहे हैं ना। डेडिकेटेड 10 से 15 दिन पूरे कंप्यूटर को दीजिए, जिसमें आप दिन रात कंप्यूटर ही पढ़े। बस 90 लेक्चर्स हैं, अगर आपने मुश्किल से 7-8 घंटे डेली दिए तो आप 10 दिन के अंदर बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगेन डेडिकेशन मैटर करता है कि कितने डेडिकेटेड तरीके से आप पढ़ते हैं। रिवीजन मैटर करता है
पीडीएफ की मदद से एग्जाम तक कम से कम 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना ही होगा, तभी जाकर आप बेटर स्कोर कर पाएंगे, है ना। क्योंकि 90 वीडियोस है डेडिकेटेड। कई सारे कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर आपका कोर्स हमने 8 दिन में 10 दिन में कंप्लीट कर लिया, 10-10 घंटे पढ़ा। पॉसिबल है ना, पॉसिबल है। डिपेंड करता है आपकी डेडिकेशन पर। अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं तो बढ़िया स्कोर करेंगे, राइट। सो आई होप कि आपको सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप पर जाइएगा, यूपीपीएसएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सचिन सर आपके साथ में है ना। रिवीजन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, टेस्ट लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बस आप बढ़िया तरीके से पढ़िए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक